हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम आई एम नॉट द डीमन को लेके इसका चैप्टर नंबर 13 एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत में हमें कोई पर्सन दिखाया जाता है जो कि बड़े आराम से सिगरेट पी रहा होता है। सिगरेट फूकने के साथ वो हेलिक्स की बात कर रहा होता है। वो कहता है इस बार हेलिक्स ने गलत मूव चला है, लेकिन अगर हेलिक्स अपने मिशन के लिए किसी को चुनता तो शायद से ये और भी बुरा हो सकता था। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद युआन होता है। वो बोलता है इसके अलावा मैंने अपने टीचर को धोखा दिया है और इसके स्टूडेंट की भी हत्या की है, क्योंकि मैं वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। युआन के पीछे उसकी शैडो में कोई छुपा होता है। वो युआन को बोलता है मुझे आप माफ करें, लेकिन इस मिशन में क्या खास बात है? क्या आपको लगता है कि आप जख्मी होने के बावजूद भी इसे पर्सनली हैंडल करने के लिए आप जैसे पर्सन की इसमें जरूरत होगी? युआन उसकी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है यंग लेडी वो कुछ समय पहले ही ज्यादा ताकतवर हो गई थी, यहाँ तक कि मेरी और हेलेक्स की कंबाइंड स्ट्रेंथ भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती थी। जहाँ तक उस बूढ़े वाइल्ड की बात है, उसे घातक चोट लगी है। अगर वो बच भी गया होता तो उसे अपनी शान बचाने के लिए कहीं पर छिप जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी खबर मिली है कि वो एक बार फिर से कहीं पर देखा गया है और उसकी ताकत अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। युआन शैडो वाले बंदे को कहता है कि वो दोनों 23वीं स्ट्रीट पर मौजूद उस बुक स्टोर के ओनर के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे उनकी किस्मत फिर से लिख दी गई है। युआन उस पर्सन को कहता है वैसे क्या तुम्हें तुम्हारा मिशन याद है? और वो युआन को हाँ में जवाब देता है। वो युआन के सामने आता है और उसको कहता है मुझे उस बुक स्टोर और उसके मालिक को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना है। सिर्फ उसका लेवल, उसका मौजूद होना और बुक स्टोर का जनरल लेआउट, मेरे लिए ये सब जानना इतना ही बहुत है। फिर युआन उसको जाने के लिए कहता है और जाते टाइम उसको कहता है तुम अच्छी खबर लेकर लौटोगे, है ना? और फिर हमें उस शैडो को दिखाया जाता है जिसमें से डार्क ऑरा रिलीज हो रहा होता है और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। फिर हमें उस सिटी की लोकेशन दिखाई जाती है जहां पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और बारिश भी जोरदार पड़ रही होती है। युआन कहता है वो ब्लैक स्केल्ड फेसलेस ओल्ड वाइल्ड दोबारा आ चुका है। मुझे आशा है कि ये खुफिया जानकारी गलत साबित हो। फिर शैडो में से बंदा फेस रिवील के साथ बाहर आता है। वो युआन को कहता है दी गई रिपोर्ट में तो यही बताया गया था। अगले सीन में वो शैडो बनकर लिन के बुक स्टोर के अंदर एंटर करता है। बुक स्टोर के अंदर आने के बाद वो बोलता है बड़ी अजीब बात है, मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मैजिकल रिएक्शन फील नहीं हो रहा है। अगर मैं खुद की सेंसेस का इस्तेमाल करके पता करने की कोशिश करूं फिर भी मेरे हिसाब से ये एक नॉर्मल बुक स्टोर है। क्या हमारे हाई रैंक के मास्टर किसी गलत फहमी में है? खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे सेकंड फ्लोर पर जाकर एक बार देखना होगा। और वो ऊपर जाना शुरू कर देता है। उसके साइड पर सीढ़ियों पर रखा लिन का गोरगल उसको अपनी आंखों में कैप्चर कर लेता है। फिर वो बंदा लिन के रूम के पास आ जाता है और उसके दरवाजे के पास आकर सोचता है ये एकमात्र ऐसी जगह है जिसकी मैंने अभी तक जांच नहीं की, लेकिन यहाँ से आने वाला ऑरा भी बिल्कुल नॉर्मल है। ये मुझे खतरनाक या म्यूटेंट जैसा फील नहीं हो रहा है। मैं भी पता नहीं क्यों फालतू में चिंता किए जा रहा था। ये मिशन तो सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा सिंपल है। ऐसा लगता है कि मिस्टर युआन और बाकी के लोग इस मिशन को लेकर काफी ज्यादा चिंता में थे। ऑफ कोर्स एक गरीब किताब की दुकान में क्या ही हो सकता है, यहाँ कोई मॉन्स्टर होगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। शायद मुझे यहाँ सबसे पहले इस स्टोर कीपर से निपट लेना चाहिए, फिर आगे रिपोर्ट देनी चाहिए। और वो डोर खोलते टाइम कहता है बाकी के सभी पता नहीं क्यों इस नॉर्मल बंदे की चिंता कर रहे थे। तुम सभी बस ये समझो कि मैं अब इसे निपट चुका हूँ। जैसे ही वो डोर खोलकर अंदर आता है तो ठीक सामने लिन अपने बेड पर सो रहा होता है। उसके आसपास चारों तरफ व्हाइट फ्लावर्स और टेंटिकल्स होते हैं। लिन के रूम का ऐसा व्यू देखकर उस बंदे की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। लिन उन फ्लावर्स के बीच में आराम से सो रहा होता है जैसे कि वो किसी हेवन में रहता हो। लिन के रूम में फ्लावर्स के साथ साथ वो रेड टेंटाकल्स उसके कमरे की छत पर फैले हुए होते हैं और वो बेचारा ऐसा व्यू देखकर पूरा चौंक गया होता है। अब उसे आगे क्या करना है मानो वो तो ये सब भूल ही गया हो और अगले ही सेकंड में वो रेड टेंटाकल्स उस बंदे को मारने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं और सबसे पहले वो उस बंदे की आंख निकालकर बाहर फेंक देते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं वो टेंटाकल्स उसको जान से नहीं मारते, लेकिन उसकी पीठ के पीछे कुछ कुबड़ जैसा दिखाया जाता है जैसे कि वो उसकी पीठ के अंदर घुस गए हों। ये सारा कांड होने के बाद वो लिन के रूम का डोर खोलकर बाहर चला जाता है। जाते जाते वो ज़ॉम्बी जैसा अजीब बिहेव कर रहा होता है जैसे कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा हो और इसकी बाहर निकाली हुई आग साइड पर पड़ी होती है। वो बोलता जाता है मुझे उन सभी को रास्ते से हटाना होगा जो मेरे गॉड की एग्जिस्टेंस को खतरे में डालता है। और उसकी आंख से ब्लीडिंग भी चल रही होती है और वो पागलों की तरह हंसता हुआ कहता है हे मेरे गॉड, आपका सेवक यहाँ है और आपका ये सेवक आपकी सेवा करने के लिए पागल है। फिर सीन युआन का दिखाया जाता है जो सिगरेट पीने के साथ कहता है उसे पूरा आधा घंटा हो गया है। मैं जानता हूँ कि जॉन ऐसे काम करने के लिए बिल्कुल सही बंदा है, लेकिन फिर भी वो इस तरह के नॉन वायलेंट मिशन में इतना टाइम कैसे लगा सकता है
और युआन अपनी घड़ी की तरफ देख कहता है ऐसा लगता है कि वो बुक स्टोर वास्तव में इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। किसी और को वहां जाने के लिए कहना ये बिल्कुल सही चॉइस थी। अभी सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है। अगर कुछ हुआ भी तो जॉन को अपनी एबिलिटीज के साथ भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो आदमी एक हाफ ब्लडेड शैडो ब्रायोजन है। वो दुगनी स्पीड में आसानी से शैडो बन सकता है। युआन सिगरेट फेंकते हुए कहता है शैडो में घुल मिल जाना और अपने ऑरा को छिपाकर घुसपैठ करना या बच निकलना उसके लिए घर जीतना जाना आसान है। मुझे मास्टर को इन्फॉर्म करने की संभावना पर सोचना चाहिए। जब जॉन वापस आएगा तो मैं खुद इस मिशन को पूरा करूंगा। वो नीचे अपनी शैडो को नोटिस करता है और कहता है मैंने अपनी सिगरेट पहले ही बुझा दी है, फिर भी मेरी शैडो क्यों दिख रही है? इस अंधेरी बरसाती गली में शैडो दिखना पॉसिबल नहीं है। युआन समझ जाता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और वो फौरन अपने सिगरेट बॉक्स को फेंक कर फायर स्पेल कास्ट करके ब्लेजिंग नाम से अटैक शूट कर देता है। अटैक शूट करने से ऊपर की तरफ एक बड़ा धमाका होता है जो कि दिखने में काफी पावरफुल लग रहा होता है। वो पीछे जंप लगाते हुए कहता है ये सचमुच बहुत बुरा हुआ। मेरे लिए बारिश ने मेरे फायर स्पेल के असर को काफी कम कर दिया है जिस वजह से मुझे पीछे हटना होगा। मुझे नहीं पता जॉन ने मुझे क्यों धोखा दिया, लेकिन अब उसे यहीं पर मरना होगा। फिर जॉन अपनी शैडो से बाहर आता है और वो दोनों एक दूसरे के ठीक सामने खड़े होते हैं। जॉन युआन को मारने के लिए उसकी तरफ अटैक करता है। वो अटैक सीधा जाकर युआन के टूटे हुए राइट हैंड में लगता है जिससे वो बेचारा पीछे दीवार में जाकर पटका जाता है। जो युआन के हाथ पर अटैक लगा होता है वो त्रिशूल जैसे दिखने वाले नुकीले वेपन्स होते हैं और इससे युआन के बाजू से खून बहना भी शुरू हो जाता है और वो बेचारा दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन युआन मौका देखते सार जॉन पर फायर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार जॉन उस फायर अटैक से बच नहीं पाता और आग में चिल्लाना शुरू कर देता है। युआन के इस अटैक का नाम पेंट शेप शिफ्ट इन्फर्नो होता है। युआन मुस्कुराता हुआ जॉन को कहता है मैं तुमसे ज्यादा धोखा देने के बारे में जानता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं होऊंगा? तुम सच में कितने ज्यादा भोले और मूर्ख हो जॉन। और युआन इट्स ओवर कहकर जॉन का काम तमाम कर देता है और जॉन देखते ही देखते राख में बदल कर खत्म हो जाता है। लेकिन युआन सामने की ओर कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है व्हाट, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके सामने एक काफी बड़ा खतरनाक स्कल फेस होता है जो अपने मुंह से फायर अटैक करता है। युआन घबराते हुए कहता है तुम जॉन नहीं हो सकते, आखिर में तुम हो कौन? फिर हमें उसकी पूरी असली फॉर्म दिखाई जाती है जो कि दिखने में काफी बड़ा और टेरिफाइंग दिख रहा होता है। वो युआन को बोल रहा होता है माय लॉर्ड, मैं आपका सेवक हूँ और आपकी हर परेशानी को खत्म करना मेरा काम है। युआन कहता है क्या लॉर्ड? आखिर ये लॉर्ड किसे बोल रहा है? उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और वो डरते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये बुक स्टोर के ओनर की वार्निंग हो? फिर सीन शिफ्ट होकर हेलिक्स का दिखाया जाता है जिसके पास उसका कोई बंदा सारी रिपोर्ट लेकर आया होता है। हेलिक्स उसको आने के लिए कहता है। वो बंदा कहता है मास्टर हमारे मिस्टर युआन अब नहीं रहे, वो मर चुके हैं। हेलिक्स को ये सुनकर एक झटका लगता है और वो कहता है आखिर ये सब कैसे हुआ? उसका असिस्टेंट कहता है मास्टर मेरे पास उन सारे एक्सीडेंट की फोटोज पड़ी है जो कि मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। हेलिक्स उसके हाथ से कार्डबोर्ड पर लगी सारी रिपोर्ट ले लेता है। रिपोर्ट को देख हेलिक्स के तो तोते उड़ गए होते हैं। रिपोर्ट में बताया जाता है मिस्टर युआन ने आपके ऑर्डर के मुताबिक 23वीं स्ट्रीट पर बुक स्टोर को रिसर्च करने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन जिस व्यक्ति को उसने भेजा था उसने अचानक धोखा दिया और वापस लौटने पर मिस्टर युआन को मार डाला। ये फोटो ये वही है जो मिस्टर युआन ने अपने फाइनल मोमेंट में एक शब्द लिखा था। उनका आखिरी शब्द जो कि खून से लिखा होता है वो होता है रन। हेलिक्स कहता है इसका मतलब ये है कि जब जॉन बुक स्टोर से वापस आया तो किसी अननोन पर्सन ने उसके दिमाग को अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की, कुछ ऐसा जिसे ब्लैक मैजिशियन भी नहीं पहचान सके। हेलिक्स असिस्टेंट से पूछता है कि अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं। उसका असिस्टेंट बताता है ब्लैक में स्कारलेट कल्ट के लोग सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी एडवाइस दी कि हमें बुक स्टोर की रिसर्च करनी छोड़ देनी चाहिए। हेलिक्स सोच में पड़ते हुए कहता है क्या ये स्कारलेट कल्ट का डिस्ट्रक्टिव म्यूटेंट है? हेलिक्स अपने असिस्टेंट से कहता है उन्हें जाकर बताओ कि व्हाइट वुल्फ इस काम में हमारी हेल्प करेगा और उसका चेला यस सर में आंसर करता है। हेलिक्स सोचता है क्या ये बुक स्टोर के ओनर की ओर से चेतावनी है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेहराम होगा। ये मैजिकल मिरर के अंडे हैचिंग के लिए एक अच्छी क्रिटिकल मोमेंट है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। बस अब ये काम होने को काफी करीब है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वो बुक स्टोर का ओनर किस प्रकार का क्रिएचर यानी कि प्राणी है। मैं उसको मेरे प्लान्स के बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं देना चाहता, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए। और हेलिक्स गुस्सा होना शुरू हो जाता है। अगले सीन में लिन के रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर लिन अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है और उसकी धीरे धीरे आंख खुलने लगती है। नींद से जागने के बाद लिन बोलता है क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई? लिन अंगड़ाई लेते हुए स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगता है कि जब मैं ओल्ड वाइल्ड को देखूंगा तो मुझे उसको जरूर से थैंक्स करना चाहिए क्योंकि ये ड्रीम कैचर सच में सुखद सपने लाता है। लिन उठकर अपने रूम की खिड़की के पास आता है और पर्दा हटाकर बाहर का व्यू देखता है तो बाहर बारिश पड़ रही होती है। लिन कहता है मैं सचमुच ये चाहता हूँ कि
भी वैसा ही हो जैसा उसने कहा था कि जब अगली रात आती है हम इस सपने में फिर से जरूर मिलेंगे। और लिन सिल्वर के साथ बिताए मोमेंट्स याद करके शर्माने लगता है। लिन उठकर रूम से बाहर जाने लगता है और टाइम भी सुबह के 6:30 बज रहे होते हैं। लिन बाथरूम में जाकर हाथ में पानी का कप पकड़कर ब्रश करने लगता है। ब्रश करते वक्त उसे मुंह के अंदर दर्द महसूस होता है, जैसे कि उसके दांत में कुछ प्रॉब्लम हो। लिन आउच चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गलत है। लिन बड़े सारे शीशे में अपना बड़ा सारा मुंह खोल के दांत को चेक करता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। चेक करके देखने से उसको मालूम चलता है कि अचानक से उसके 8 दांत और बढ़ गए हैं। वो सोचता है क्या इंकी ने ऐसा किया है। शायद से उसे लगता है कि दांत देना किसी ब्लेसिंग्स की तरह होता है, जिस वजह से उसने मेरे 32 से 40 दांत कर दिए हैं। लिन बाहर जाते वक्त सोचता है, खैर जो भी हो इसके बारे में मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहता। अगर मैं अगली बार उससे मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा कि आखिर ये गड़बड़ क्या है। लिन अपना बिजनेस सूट पहनकर तैयार होकर अपनी शॉप का डोर ओपन करता है और कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मुझे पता नहीं कौन से नए कस्टमर मिलेंगे। लिन अपने कैबिन की तरफ जा ही रहा होता है, तभी वो कुछ नोटिस करता है। लिन कहता है, बड़ी अजीब बात है, मेरा पड़ोसी नॉर्मली इस टाइम बहुत ऊंची आवाज में न्यूज देखता है, आज अचानक से इतनी शांति क्यों है। क्या इसका फ्यूज फिर से खराब हो गया है या फिर वीडियो स्टोर का मालिक आज खुद ही बीमार हो गया है। एक्चुअल में ये बंदा वीडियो रिकॉर्ड्स और म्यूजिक स्टोर का काम करता है और ये मोटू बेचारा अभी तक पिछली बार हुए कांड के बारे में सोच के डर से कांप रहा होता है। लिन मोटू का हाल चाल पूछने के लिए उसका दरवाजा खटखटाता है और आवाज मारकर पुकारता है, लेकिन वो मोटू लिन से चिल्लाकर लिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लिन मोटू को बोलता है, मिस्टर क्या बात है, क्या अंदर कुछ गड़बड़ है। मैंने आज आपको सुबह की टीवी पर न्यूज सुनते नहीं सुना, अंदर सब खैरियत से तो है ना। जब लिन मोटू को ये बात बोलता है तो उसे एक और बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मोटू सोचने लगता है कि उसने बाहर से कुछ डिफरेंट नोटिस किया है और मैंने अक्सर मूवीज में देखा है, अगर क्रिमिनल को कोई गलत काम करते देख लेता है तो एट दी एंड क्रिमिनल उसको मार देता है। मोटू लिन को बोलता है, तुम्हें टीवी चाहिए तो ठीक है, मैं अभी इसे ऑन कर देता हूँ, मुझे माफ करना कि मैं आज टीवी चालू करना भूल गया था। और वो रिमोट से टीवी को चालू कर देता है। जैसे ही वो टीवी ऑन करता है उसको पिछली बार का सीन याद आ गया होता है कि इंकी कैसे चलते टीवी से बाहर उसको डराने के लिए आ गया था। लेकिन लिन मोटू से एक बार फिर से पूछता है, मिस्टर कोलिन क्या आप श्योर हैं कि आप ठीक हो। अगर आप बेहतरीन जीवन जीना चाहते हो तो आपको अच्छी तरह से रेस्ट करनी चाहिए। मोटू लिन की बातों को अभी भी चेतावनी समझ रहा होता है। ये वर्ड्स क्या वो मुझे चेतावनी दे रहा है कि मैं कोई स्टूपिड काम ना करूं वरना वो मुझे मार डालेगा। मोटू अपनी आंख में बड़े बड़े आंसू लाता है और सोचने लगता है, नहीं मैं अभी जवान हूँ, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। वो अपने फोन की ओर देख कर कहता है, ऐसा लगता है वो जानता है कि मैं भूत प्रेत भगाने वाले किसी पुजारी से बात कर रहा हूँ। मुझे ये मालूम था ये मैसेज ना भेजना ही बेहतर होगा। फिर हमें उस मैसेज को दिखाया जाता है जो कि उसने किसी चर्च के फादर को भेजा होता है और वो अपना बड़ा सारा मुंह खोल के और ज्यादा रोने लगता है कि अब तो मेरा गेम ओवर पक्का होगा। अब जब बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है और वो हाथ जोड़कर डोम चर्च के फादर को याद करते हुए कहता है, प्लीज फादर आप इस बकरी के मेमने को बलि चढ़ने से बचा लो। वो लिन को कहता है, मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी परवाह करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिन थोड़ा टेंशन में कहता है, मुझे इस फीलिंग से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है कि वो अभी भी कुछ छिपा रहा है। क्या मुझे एक माफी मांगने वाला गिफ्ट खरीद कर उससे मिलना चाहिए। लिन अभी ये सब सोच ही रहा होता है और तभी उसकी शॉप की बेल टन टनाटन बजने लगती है। लिन खुश होता हुआ पीछे की ओर मुड़कर अपने कस्टमर को वेलकम कहता है, लेकिन इस बार कस्टमर एक लड़की होती है। वो सोचता है ये तो सचमुच एक्चुअल में एक न्यू कस्टमर है और ऐसा लगता है कि ये एक यंग और एनर्जेटिक कस्टमर है। वो लड़की अंदर आकर अपने रेनी कॉस्ट्यूम उतारने लगती है और सोचती है, क्या ये वही किताबों की दुकान है जिसका जिक्र मेरे फादर्स के डॉक्यूमेंट में नोट किया हुआ है। मलिसा बड़ी गौर से लिन की ओर देख रही होती है। लिन मलिसा से पूछता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर आपको इस बुक शॉप में क्या चाहिए। मलिसा अपनी हैट उतार कर और अपना मुंह फुलाकर लिन को घूर रही होती है। मलिसा सोचती है ये तो काफी नॉर्मल है, क्या ये बुक स्टोर वाकई में क्लास आई रैंक का है। मलिसा लिन से पूछती है, क्या आप इस बुक स्टोर के मालिक हैं। लिन कहता है, हाँ, आपको जो भी चाहिए आप मुझसे मांग सकती हैं, चाहे किताबें उधार लेनी हो या खरीदनी हो, आपको यहाँ पर हर फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाएगी। मलिसा सोचती है ये दिखने में ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं लगता, क्या मेरे फादर से कोई गलती हुई है। मलिसा गुस्से होते हुए कहती है, क्या बकवास है, मैं इतनी बारिश में भीग कर यहाँ आई और अपने पिता से डांट खाने का जोखिम भी उठाया ताकि मैं इस दुकान पर आ सकूं, लेकिन ये तो एक नॉर्मल किताब की दुकान है। मलिसा लिन से क्वेश्चन पूछती है, तो आपके यहाँ हर चीज अवेलेबल मिलती है तो मैं जो चाहूँ आपसे वो मांग सकती हूँ। मलिसा की बात सुनकर लिन मन में सोचता है, आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। लिन सीरियस होते हुए सोचता है, मैं इसे वो चीज तभी दे सकता हूँ जब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा ना हो, अगर इसकी डिमांड ज्यादा रहती है तो मैं इसे शायद से इसकी मांगी चीज ना दे सकूं। मलिसा जोश में आकर लिन को चैलेंज करती है, मैं आपके साथ आर्म रेसलिंग करना चाहती हूँ, क्या ये आपके लिए बहुत ज्यादा तो नहीं है। मलिसा की ऐसी डिमांड सुनकर लिन को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि इसने इतनी अजीब सी डिमांड क्यों की। मुझे तो लगा ये कुछ कीमती सामान चाहती
आती है, क्या इस जैसी नॉर्मल लड़की बुक्स उधार लेने, बुक्स खरीदने में से आर्म रेसलिंग को चुनकर खेलना ज़्यादा पसंद करेगी? लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट तो मुझे कुछ और ही बता रही है कि ये आर्म रेसलिंग का सिर्फ दिखावा कर रही है। दरअसल इसके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन इसने अंदर आने से पहले बाहर पानी के गड्ढे में अपने जूतों के कीचड़ को साफ किया था। इस छोटी सी बात से ही पता चल जाता है कि इस यंग गर्ल के मैनर्स काफी अच्छे हैं। उसने अपने घने लाल बालों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। वो जरूर किसी अच्छे फैमिली से होगी। लिन परेशान होते हुए बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं और भी ज्यादा वहम अपने मन में बैठा रहा हूँ। भला ऐसी लड़की अचानक मेरी दुकान पर क्यों आएगी और मुझसे हाथापाई क्यों करना चाहेगी? लिन सोचता है, मेरा बुक स्टोर फिलहाल के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं है। क्या किसी नए कस्टमर ने इस लड़की को इस बुक स्टोर के बारे में बताया होगा? मेरे पुराने कस्टमर तो जीसस सर जोसेफ थे। जैसे ही लिन की जुबान पर जोसेफ का नाम आता है, लिन कहता है, इस बारे में बात करते हुए ये लड़की कुछ उससे मिलती जुलती दिखती है। लिन मेलिसा को शक की निगाहों से घूर घूर कर देखने लगता है और आगे कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लड़की जोसेफ से ब्लड रिलेटेड रिलेशन रखती है। लिन को अपनी तरफ घूरता देख मेलिसा घबरा जाती है कि पता नहीं ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। और लिन को सीरियस लुक में देख मेलिसा सोचती है, आखिर मुझे इतना अजीब तरह का प्रेशर फील क्यों हो रहा है। मेलिसा लिन को कहती है, मैं सिर्फ नॉर्मल आर्म रेसलिंग का मैच खेलना चाहती हूँ। मेरा इसके पीछे का रीजन और कुछ नहीं है। लिन होश में आता है और कहता है, शिट, मैं इसको ऐसे ही काफी लंबे टाइम से देखी जा रहा हूँ। लिन मेलिसा को बोलता है, हाँ आर्म रेसलिंग ठीक है, लेकिन मैं तुमसे पहले 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। मेलिसा नर्वस होते हुए कहती है, और तुम्हारी ये 2 सवाल है कौन से? लिन कहता है, मेरा तुमसे पहला क्वेश्चन ये है कि तुम यहाँ पर सर जोसेफ की वजह से तो नहीं आई हो? लिन के इतना पूछने से मेलिसा कांपना शुरू कर देती है और वो डरते हुए लिन से कहती है, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? और बेचारी मेलिसा के चेहरे पर इस वक्त पूरे 12 बजे होते हैं। लिन मन में कहता है, लगता है मैं सही था। और फिर मेलिसा को कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो क्योंकि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, इसीलिए मुझे पता चल गया। मेलिसा चीखते हुए कहती है, हम दोनों एक दूसरे जैसे दिखाई देते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब लिन मन में सोचता है, अफसोस, मैं एक नजर में ही बता सकता हूँ कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसकी आंखों में गुस्से की आग और नजरें मिलाने का स्टाइल, इससे मालूम चल जाता है कि ये दोनों पिता और बेटी हैं। और लिन कहता है, मेरा तुमसे दूसरा सवाल ये है, तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे साथ आर्म रेसलिंग क्यों खेलना चाहती हो? मेलिसा लिन को बताती है कि मेरे पिता जोसेफ ने कहा, अगर आप किसी बात से परेशान है लेकिन कुछ रूल्स की वजह से कुछ नहीं कर सकते, फिर किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जो आर्म रेसलिंग कर सके। लिन अपना सड़ा सा मुंह बनाकर कहता है, लेकिन सिर्फ आर्म रेसलिंग ही क्यों? मेलिसा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा इस तरह के खेल में ओपोनेंट कमजोर नजर आता है। अगर वो मना भी कर दे तो आप उसे खेलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो नाराज हो जाए और कोई कदम ना उठाए तो आपके पास उसको पीटने का एक अच्छा रीजन भी होगा। लिन मन में कहता है, क्या वो जोसेफ अपने बच्चों को घर में यही सब चीजें सिखाता है? लिन परेशान होकर अपनी हार मानकर कहता है, ठीक है, चलो अब ये बताओ कि इसे कैसे खेलना है। मेलिसा खुश होते हुए कहती है, गेम का रूल कुछ ऐसा है, जो इस खेल में 2 राउंड जीतेगा विनर वही होगा। लिन मन में कहता है, इसका मतलब ये है कि इस बच्ची का जोसेफ से कुछ झगड़ा हुआ होगा और वो अपना गुस्से को बाहर निकालने के लिए कुछ करना चाहती है, और मुझे ऐसा लगता है गुस्सा उतारने के लिए उसने मुझे बलि का बकरा बनाया है। मुझे ऐसे बच्चों पर लानत है। मैंने उसके अच्छे बिहेवियर के बारे में जो कहा था उस सारी तारीफ को मैं वापस लेता हूँ, और इस नालायक लड़की को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। फिर वो दोनों पंजा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेलिसा सोचती है, ये एक नॉर्मल आदमी की ताकत की तरह लग रहा है। क्या ये आदमी वाकई क्लास आई का है? जब कुश्ती की बात आती है तो मुझे अपने फादर के अलावा किसी से डर नहीं लगता। अगर मैंने इसके हाथ को चोट पहुंचाया तो शायद थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। मुझे इस नॉर्मल पर्सन के सामने थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। और दोनों एक साथ गिनती करते हैं, 3, 2 और 1 कहने के साथ लिन मेलिसा का हाथ आर्म रेसलिंग में टेबल पर पटक कर मारता है। मेलिसा अपना हाथ टेबल पर पटकता देख उसके तो तोते उड़ गए होते हैं। कैसे क्या हो गया देखते देखते। वो बेचारी शर्म से नीली हो जाती है और ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि मेलिसा ये मैच हार गई है, और वो कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड इसी मजेदार सस्पेंस के साथ खत्म होता है। और अब आगे राउंड 2 में कौन हारेगा और कौन जीतेगा ये जानने के लिए तब तक आपको अगले एपिसोड का वेट करना होगा, जो कि मैं जल्द से जल्द एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।